होगे। उसमें एक बात का ध्यान सबसे ज्यादा रखना है कि प्रीलिम्स से ये चीज अलग है। प्रीलिम्स में आप बहुत वाइड जा सकते हो, बहुत वाइड, जितना वाइड कवरेज करोगे फायदा हो जाएगा यहाँ, लेकिन डीप, डीप से भी मेन क्या है इसमें ना, रिपीटेशन की वैल्यू है, रिपीटेशन। ठीक है। सो यू मस्ट हैव, जो भी जिन्होंने भी सोशोलॉजी ऑप्शनल है, या जो जिनके पास भी रिसर्च वाली चीज पढ़ी है, या मान लो और भी सब्जेक्ट्स में जहाँ पे भी रिसर्च मेथोडोलॉजी वाली चीज है, उसमें आप सभी लोगों ने एक टर्म पढ़ा होगा, रिलायबिलिटी। ओके, किसी भी टूल की रिलायबिलिटी क्या होती है, इनफैक्ट लाइफ में भी रिलायबिलिटी क्या होती है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलायबिलिटी, कि ये होता है रेप्लिकेबल, रेप्लिकेबल, और आप कह सकते हो कंसिस्टेंट, कि कंसिस्टेंट होता है, मतलब वो जो चीज आप यूज करते हो। या इसमें एक होता है कि रिप्रोड्यूसिबिलिटी, रिप्रोड्यूसिबिलिटी। ठीक है। सो आइडिया क्या है, आपका जो कंटेंट है ना, आपका जो कंटेंट है, जो नॉलेज है, वो रिलायबल होना चाहिए मेंस के लिए। अगर मेंस में सिलेक्शन चाहिए तो आपका जो नॉलेज है वो रिलायबल होना चाहिए। रिलायबल नहीं है तो यूजफुल नहीं है, क्योंकि वहां पे आपके पास सामने ऑप्शंस नहीं होंगे कि देख के आपका मेमोरी ट्रिगर होगा, याद आ जाएगा। इसलिए आपका नॉलेज रिलायबल होना चाहिए। रिलायबल कब होगा, जब बार 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 आपने एक ही चीज देखी है। अगर आपने डेटा याद कर लिया कि लेट्स से कि इंडिया में पॉवर्टी 14% है, अगर आपने ऑक्सफैम की रिपोर्ट याद कर ली कि भाई 1% के पास कितना परसेंट वेल्थ है, ये डेटा आपको याद हो जाएगा। अगर आपने याद कर लिया कि इंडिया का प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 158 है, जो भी मतलब डेटा है, आप मान लो आपको याद है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या है, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में रैंक क्या है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में हमारा रैंक क्या है। ठीक है। सो इस तरह की चीजें अगर आपको याद है, देन आपको एसडीजी सारे याद हैं, नो पॉवर्टी, नो एजुकेशन, इनइक्वालिटी, बेटर सिटीज, बेटर क्लाइमेट चेंज वाली चीज, अंडर लाइफ अंडर सी, बिलो सी। इस तरह की चीज अगर आपको याद है तो आप यूज कर पाओगे। अदरवाइज आपको एसडीजी 17 पता है आपको, लेकिन आप यूज नहीं कर सकते। यूज नहीं कर सकते मतलब नॉलेज रिलायबल नहीं है। और यही सारा फर्क है, क्योंकि आपका नॉलेज रिलायबल नहीं है, इसीलिए एग्जाम हॉल तक आपको लगता है कि आपको आता है, लेकिन एग्जाम हॉल जब आप बाहर आओगे ना, यू माइट बी फीलिंग अरे मैंने आंसर अच्छे से लिख दिया, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द आंसर में आपके पास रिलायबल नॉलेज नहीं था। आपने बस यू कैन से कुछ भी जो मन में आया बस लिख दिया, लेकिन जो मन में आया लिख दिया ना, नंबर नहीं मिलेंगे उससे। सो फोकस ऑन रिलायबिलिटी। लिमिटेड पढ़ो, लिमिटेड, लेकिन इसको मल्टीपल टाइम पढ़ो। और एक बात और ध्यान रखो कि मेजोरिटी चीजें जो कहानी वाली चीज है, कि गवर्नर ऑफिस से क्या इशू है, कैग ऑफिस में क्या इशू है, इन्फ्लेशन से क्या होता है, जीडीपी से क्या होगा, लो जीडीपी से, या फिर पॉवर्टी और ग्रोथ रेट का क्या लिंकेज है हमारे यहाँ, या फिर जॉबलेस ग्रोथ का क्या मीनिंग है, स्टोरी, आर्गुमेंट, जेनिक आर्गुमेंट सबको बताओगे। आपके पास दिक्कत क्या है कि एक तो कंक्रीट डेफिनेशन नहीं है, कंसेप्ट वगैरह के, करंट अफेयर्स आप भूल चुके हो, डेटा आपके पास नहीं है, डायग्राम आपके पास नहीं है, आप बार बार जेनरिक आंसर्स लिखे जा रहे हो, तो नंबर नहीं मिलेगा। सो अभी हम जीएस 3 के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे जीएस 3 में यू कैन स्कोर गुड। ओके, एंड दैट मैटर्स एक्चुअली। आपको देखो, मेंस से भी लिखने से काम नहीं चलेगा, इसकी वैल्यू तभी है जब आप सिलेक्शन लो। जब आप फाइनल लिस्ट में, जब आप अपना नाम सर्च करो, जब फाइनल लिस्ट में आप अपना रोल नंबर सर्च करो, तो आपको आए कि वन रिजल्ट फाउंड, यू हैव टू मैनिफेस्ट दिस वन रिजल्ट फाउंड। आपने अपना रोल नंबर डाला तो आपका ये आया कि वन रिजल्ट फाउंड, और उसके लिए आपको तैयारी करनी है। उसके लिए तैयारी का मतलब ये है कि कुछ भी मिस डायरेक्शन, कुछ भी मत करते चलो। अब जो लास्ट का टाइम है, लास्ट के जो दिन है, उसमें अभी से ना डेली, डेली 1 आवर फिक्स कर लो, डेली 1 आवर। ये किस एस्पेक्ट पे, ये वैल्यू एडिशन, वैल्यू एडिशन में सब कुछ आया था, आप ना डायग्राम वायग्राम सब कुछ, लेकिन तभी जैसे कोर्ट केसेस, कमिटीज, आर्टिकल्स, रिपोर्ट्स, इंडेक्सेस, वो सारी चीजें हो गई, डायग्राम्स हो गए। इनफैक्ट आप स्टैंडर्ड डेफिनेशन भी जो आपके पास है, ये सब चीजें डेली 1 घंटा देखो, डेली, डेली रटो। डीपीएसपी है, आर्टिकल 42 आपको पता है, आर्टिकल 44 आपको पता है, आर्टिकल 48 पता है, लेकिन आप यूज नहीं कर रहे हो। आर्टिकल 46 आपको पता है। ठीक है। देन 39 वाली चीज हो गई, इनक्वालिटी पे काम करना है, ओल्ड एज में सपोर्ट होना चाहिए, डिसेबल्स को सपोर्ट होना चाहिए, लेकिन आपके आंसर्स में वो साइट नहीं कर रहे हो। देन अब मान लो कि विमेन की बात आती है, जैसे देर वाज अ क्वेश्चन विच वी गेव इन जीएस 1। अब इस साल बहुत इंपॉर्टेंट है, जीएस 1 का जो क्वेश्चन है जो हमने दिया है इस पर पेपर में आपको, एंड वी विल बी टॉकिंग अबाउट प्रिडिक्शन। ठीक है, आप सभी लोगों से डिस्कस भी करेंगे। तो अब जीएस 1 में जैसे टॉपिक था, आपको हमने क्वेश्चन दिया मैरिटल रेप एक्सेप्शन पे। ठीक है, मैरिटल रेप एक्सेप्शन पे। अब अगर आप लोगों ने थोड़ा भी न्यूज पढ़ा होता ना कि मैरिटल रेप एक्सेप्शन वाली चीज, तो आपको पता होता इसमें क्या है, कि सेक्शन 73 जो बीएनएस का है, जो रेप वाला लॉ है आपका, उसमें एक्सेप्शन दे रखा है। ठीक है, तो ये कहते हैं अनजस्ट है, गलत है। देन क्या है कि एक तरह कह लो अपना, जैसे आर्टिकल 14 वगैरह में क्या है कि आपको इक्वालिटी की बात होती है, जैसे आर्टिकल 14 है,
19 है, 21 है, बॉडीली ऑटोनॉमी, पर्सनल लाइफ लिबर्टी, ये सारी चीजें इस आर्टिकल से, जो गोल्डन एक तरह से कहते हैं ट्रायंगल वाली चीज, ये गोल्डन ट्रायंगल वाली चीज, इसका एक तो वायलेशन हो गया। दूसरे आप समझो देर इज आर्बिट्री यूज ऑफ पावर, या आर्बिट्री डिस्टिंक्शन है इसमें, आर्बिट्री डिस्टिंक्शन है इसमें, किसके बीच में है? तो आर्बिट्री डिस्टिंक्शन अगर आप देखोगे, क्राइम सेम है, क्राइम सेम है, लेकिन डिस्टिंक्शन किसमें कर दिया कि मैरिड जो गर्ल है या वुमेन, मैरिड वुमेन जो है वो, और अनमैरिड जो है, कि क्राइम सेम है। ये अनजस्ट क्लासिफिकेशन, अनरीजनेबल क्लासिफिकेशन है कि अगर एक मैरिड वुमेन है, रेप अगर कमिट हुआ है, अगर उसके मैरिटल स्टेटस के ऊपर डिपेंड करेगा, सो सेम क्राइम बट मैरिटल स्टेटस, तो ये आर्बिट्री डिस्टिंक्शन है। नाउ सी, वॉट एवर यू बिलीव दैट इज डिफरेंट थिंग, आपको लॉजिकल होके, ब्यूरोक्रेट होके, रीजनेबल होके आपको आंसर लिखना है, तो उसमें ये किस्म इस तरह की चीजें आनी चाहिए। ओके, ये प्रिपेयर आपको करना है। देन डॉक्ट्राइन ऑफ कवर्चर होता है, डॉक्ट्राइन ऑफ कवर्चर, जिसमें विक्टोरियन नोशन था कि विमेन जो है वो चैटल है, वो ओनर, ओन्ड बाय मैन है, इस तरह की चीज, ये सब टर्म आपके आंसर में आने चाहिए। तो आपको प्रिपरेशन इस चीज पे करनी है कि वैल्यू एडिशन हो गया, डायग्राम हो गए, स्टैंडर्ड जो फॉर्मेट वाली चीज हो गई, देन आपका इसमें, सॉरी ये दिस वाज स्टैंडर्ड डेफिनेशन वाली चीज हो गई आपकी। देन जो हमने बार बार एक चीज है, हर सब्जेक्ट का वोकैब होता है, वोकैब हर सब्जेक्ट का, हर टॉपिक का वोकैब होता है, तो आपको करना पड़ेगा। जैसे मान लो एग्रीकल्चर वाली चीज आती है, आप सबको पता है कि उसमें फॉरवर्ड लिंकेजेस, बैकवर्ड लिंकेजेस की बात होती है, आप लिखो उसमें कोल्ड चेन, सप्लाई चेन, देन किसान रेल, इस तरह की चीज आनी चाहिए। ठीक है, नाउ वी विल वो देखेंगे हम आगे जाके। तो अभी GS3 में क्या डिफरेंस है, तो GS3 में क्या, ऑपरेशनल प्रॉब्लम सॉल्विंग मेनली फोकस क्या है। GS3 ना पूरा पूरा इकोनॉमी पॉलिसी, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं आपके इसमें, इसमें फोकस होता है ऑपरेशनल, ऑपरेशनल क्या इशूज हैं, प्रॉब्लम उसको सॉल्व कैसे करना है, आपको फोकस करना है सिस्टम के ऊपर, प्रोसेसेस के ऊपर, रिस्क, पॉलिसी गैप्स, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। अब एग्रीकल्चर है, AI का क्या यूज है, क्या कैसे हम उसको टैकल कर सकते हैं, अगर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है तो उसमें कैसे दिक्कत है, हमारे फार्मिंग सिस्टम में क्या दिक्कत है। ठीक है, इस तरह की चीजें होती हैं, और मैक्सिमम पीपल GS3 में मैं सब करते हैं। द रीजन इज दे डोंट अंडरस्टैंड कि ये पेपर अलग है, इसको आप GS1 मत ट्रीट करो, इसको आप GS2 में ट्रीट करो। ठीक है, GS3 आज हाउ डज द सिस्टम वर्क, व्हाई इज इट फेलिंग, एंड व्हाट आर द consequences, व्हाट कैन रियलिस्टिकली बी डन, कि आपको फीजिबल सॉल्यूशन भी देना पड़ेगा। इस सेंस ऑफ हाई स्कोरिंग GS3 पेपर, GS3 हाई स्कोरिंग अगर बनाना है आपको, अगर 100+ लेके आना है, अगर रिसेंट वाला ट्रेंड रहा, वैसे 2017 में लोगों ने 140 भी स्कोर किए हैं इसमें, दैट वाज अ लिबरल ईयर, यू कैन से, GS3 में भर के नंबर मिले। बट अगर लास्ट ईयर के ट्रेंड वगैरह हम काउंट करें, लास्ट के 2-3 सालों के, तो अगर आप 100-110+ यहाँ लेके आते हो, दैट विल बी एक्सेप्शनल, दैट विल बी रियली गुड स्कोर, तो वहाँ आपको टारगेट करना है। फोकस क्या है, इसेंशियल क्या है इसमें, कि इशू क्या है, की इशू होगा GS3 में, हर चीज देखो, हर ऑलमोस्ट चीज में, चाहे डिजास्टर हो, इन्वायरमेंट हो, साइंस टेक हो, या इकोनॉमी हो, उसमें एक इशू होगा, कोर इशू, उसका कॉज आप बताओगे, क्या कॉज बताओगे, इम्पैक्ट क्या है उस चीज का, क्या रिलेशन है, जैसे इन्फ्लेशन है तो क्या इम्पैक्ट होता है, स्टेट का रिस्पॉन्स, पॉलिसी रिस्पॉन्स क्या है, गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स यूजुअली क्या रहता है, गैप्स क्या है, कुछ गैप्स वगैरह क्या रहते हैं, और सॉल्यूशन उसका भी। और अब उसमें कहीं हो सकता है कि स्टेट रिस्पॉन्स आप ना लिखो, या कहीं गैप ना लिखो, दैट्स फाइन, बट ओवरऑल ब्रॉडली यही रहेगा। GS3 नॉट अ फैक्ट डंपिंग पेपर। अब ये भी नहीं कि आपको डेटा याद कर लिया तो आपने हर जगह डेटा डाल दिया, आर्गुमेंट भी होना चाहिए, एनालिसिस भी होना चाहिए। ठीक है, तो आप पॉलिसी एनालिसिस टाइप की चीज करोगे, चीजें लिखनी है एक्यूरेट, फर्जी नहीं। ब्लफ करना है कहीं कहीं कर सकते हो, लेकिन बहुत ज्यादा ब्लफ नहीं करना आपको। करेक्ट कंसेप्ट और करंट कंटेक्स्ट वाली चीज, एकदम एग्जैक्ट कंसेप्ट लिखो। अब इन्फ्लेशन का डेफिनेशन ही नहीं याद, GDP का डेफिनेशन ही आपको याद नहीं है। ठीक है, आपको जो इंक्रीमेंटल पॉलिसी, मतलब जो भी पॉलिसीज वगैरह चेंज हो रही हैं, या जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो वाली चीज है, जो भी मतलब स्पेसिफिक टर्म्स वगैरह हैं, उसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। देन एनालिटिकल, अब GS3 जैसे हमने कहा कि सॉल्यूशन ओरिएंटेड पेपर है, तो इसमें आपको कॉज इफेक्ट ट्रेड ऑफ ये देखनी है। कंटेम्प्रेरी जितना रिसेंट, GS3 एक्चुअली पूरा आप कह सकते हो, GS3 है ना, अराउंड 70 से 90% पेपर जो है, स्टैटिक तो ऑब्वियसली है ही, लेकिन करंट ओरिएंटेड होता है। स्टैटिक आपको चाहिए, बिना स्टैटिक काम नहीं चलेगा, बट करंट ओरिएंटेड होता है, तो उसमें जहां तक हो सके जितना रीसेंट डेटा एग्जांपल्स आपको हो, उतना ज्यादा अच्छा है। स्ट्रक्चर ये हर चीज में अप्लाई होता है, कि जब तक आप स्ट्रक्चरिंग प्रॉपर नहीं करोगे, आप रिस्पॉन्स तरीके से नहीं करोगे, आपको नंबर नहीं मिलेंगे। सॉल्यूशन ओरिएंटेड GS3 में बात ही ये हो रही है कि हमारी इकोनॉमी में ये समस्या है, हमारे एग्रीकल्चर सोसाइटी में, एग्रीकल्चर में, या एग्रीकल्चर इकोनॉमी में ये समस्या है, तो उसको कैसे सॉल्व करना है। आपके साइंस टेक में पॉलिसी की बात आ गई है, स्पेस की बात हो रही है, अब गगनयान मिशन है, तो उसमें क्या, मतलब क्या पोटेंशियल है उसका, क्या उससे हमें बेनिफिट मिल सकता है, क्या रिस्क इन्वॉल्व है, इसी तरीके से आपको सोचना है उसमें। ठीक है, देन बिल्डिंग द आंसर, अगर इसमें चलते हैं तो क्वेश्चन को आपको सब पार्ट में, वैसे यूजुअली क्या होता है कि UPSC, आप GS के पेपर में आप देखोगे 2-3 पार्ट खुद ही दे देता है, लेकिन अगर नहीं देता है तब भी आपको क्या करना है, उसको सब पार्ट में ब्रेक कर लेना है, इससे आपको हेल्प होगी कंटेंट को स्ट्रक्चर करने में।
अदरवाइज आप सिर्फ पॉइंट 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 लिखते मोनोटोनस हो जाएगा, नंबर नहीं मिलेंगे। तो जहां तो हो सके दो तीन पार्ट में डिवाइड कर लो, जहां नहीं पॉसिबल है सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन है भाई कि आप बताओ, इलेबोरेट की व्हाट आर द इश्यूज विद इंडियन स्पेस सेक्टर और पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन इंडियन स्पेस सेक्टर। आप इलेबोरेट कर दोगे, पॉइंट 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 लिख दोगे, ठीक है, लेकिन जहां पार्ट पॉसिबल है वहां बता दोगे वहां पे, लेकिन उसमें भी दो पार्ट आपको हो जाएगा। आपने इश्यूज बता दिए, फिर आपने वे फॉरवर्ड बता दिया कि दो तीन पॉइंट दे दिया सजेस्ट करने के लिए। तो क्वेश्चन एक देखते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन रिड्यूस इंफॉर्मेशन एसिमेट्री, कह रहे इंफॉर्मेशन एसिमेट्री को रिड्यूस कर सकता है फेस्ड बाय फार्मर्स, फेस्ड बाय फार्मर्स, बट मे साइमल्टेनियसली डीपेन एग्जिस्टिंग एग्रेरियन इनइक्वालिटीज। लेकिन क्या कह रहा है कि इंफॉर्मेशन एसिमेट्री जो फार्मर फेस कर रहे हैं उसको रिड्यूस कर सकता है, कैन रिड्यूस, बट बट मे साइमल्टेनियसली डीपेन एग्जिस्टिंग एग्रेरियन इनइक्वालिटीज, क्रिटिकली एग्जामिन। तो आपको उसने खुद ही पार्ट बना दिया, ठीक है। तो हाउ एआई कैन रिड्यूस इंफॉर्मेशन गैप, क्यों कह रहा है यहाँ पे कैन रिड्यूस, तो आपने बताया इंफॉर्मेशन कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग इनक्वालिटी क्या है, तो जो भाई एग्जिस्टिंग इनक्वालिटी है उसको तो आप इस पार्ट को साथ में लेके चल सकते हो, डिपेंड करता है कि आपका कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। अब अगर 10 नंबर का है तो आप एक ही साथ करके चल सकते हो, 15 का है तो आप जा सकते हो डिफरेंट डिफरेंट, बट यूजुअली आप इसको साथ में लेके चल सकते हो। देन बैलेंस असेसमेंट, आपको काउंट मतलब बैलेंस लेके चलोगे कि आगे वाली चीजें बताते हुए या सेफ गार्ड सोल्यूशन बताते हुए। ये आपका रफली एक स्ट्रक्चर हो गया, 3 से 4 पार्ट में आपने क्वेश्चन को डिवाइड कर लिया और आपने एड्रेस कर दिया। किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई होगा। अगर रैंडमली इशू क्या हो रहा है, क्वेश्चन आपने पढ़ा और आंख बंद करके स्टार्ट कर दिया, बीच बीच में ना क्वेश्चन को देखते चलो। जैसे एक बार क्वेश्चन पढ़ा, समझ लिया फ्रेमवर्क क्या बनेगा, लिखना स्टार्ट कर दिया, लेकिन बीच में रेफर कर लो। अदरवाइज क्या होता है, एक पेज लिखने के बाद सेकंड पेज पे आप गए, आप भूल चुके हो कि कंटेक्स्ट क्या था, और आप फिर वेवर्ड हो जाते हो, वहां नंबर फिर आपको कम मिलेंगे। देन एवरी आइडेंटिफाइड पार्ट क्वेश्चन मस्ट अपीयर विजुअली इन योर आंसर। नाउ सी, जब क्वेश्चन में यूपीएससी ने स्पेसिफिकली आपको दे दिया 2 या 3 पार्ट, तो आपको वो पार्ट तो दिखाने पड़ेंगे अलग अलग, कि आपका हेडिंग वाली चीज की हेडिंग। अब हेडिंग में भी ध्यान रखना, देखो प्रेजेंटेशन में भी ये रेंडमली की हेडिंग ऐसे बना दिया, कैसे भी बना दिया, प्लीज ट्राई करो कि थोड़ा, जैसे मान लो आपको हैंड राइटिंग थोड़ा डाउन है, थोड़ा इतना कोई मुश्किल है नहीं कि रेक्टेंगल ऐसे करना, 2 लाइन लिखा और 1 लाइन लिखा और रेक्टेंगल बना दिया, और शॉर्ट में हेडिंग वगैरह, स्पेशली 10 मार्कर वाले में। आइडियल आपका जीएसटी आंसर का स्ट्रक्चर क्या होता है, यूजुअल इंट्रोडक्शन आईबीसी मॉडल सब में चलेगा। आप यहाँ पे जितना ज्यादा स्टार्ट करोगे डेटा से, ठीक है, डेटा रिपोर्ट इंडेक्सेस से, उतना ही फायदा है। मतलब लगना चाहिए कि ये एक तरह से, जैसे आपने डॉक्यूमेंट देखा होगा गवर्नमेंट का, इकोनॉमिक सर्वे, बजट, तो उसमें देखोगे आप इकोनॉमिक बारे में कैसे करते हैं, डेटा फैक्ट वाली बात होती है, ग्राफ्स की बात होती है, पाई चार्ट की बात होती है, ये सब आप आगे लिखोगे बॉडी में। लेकिन इस तरह की चीजें, डेफिनेशन, डेटा, ये सब चीजें होनी चाहिए। अब कोई चीज पूछी हुई है, जैसे था कि पास्ट में देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन पोटेंशियल जीडीपी, तो पोटेंशियल जीडीपी में आप सीधा डिफाइन कर दोगे कि व्हाट यू मीन बाय पोटेंशियल जीडीपी। कभी क्वेश्चन आया इन्फ्लेशन के ऊपर कि इन्फ्लेशन से फायदा हुआ नुकसान हुआ चीज, तो आप इन्फ्लेशन को डिफाइन कर दोगे, ठीक है। देन इन अनएम्प्लॉयमेंट पाया तो उसको डिफाइन कर दोगे, या उसको लेकर डेटा दे दोगे, इन्फ्लेशन को लेके आप डेटा दे सकते हो। सो व्हाई द इशू मैटर्स, देन अब इंडिया में देखो, अब ये चीज क्या है कि हर क्वेश्चन में जरूर नहीं, हर जगह आपका इशू क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों सिग्निफिकेंट है, उसमें कॉजेज, अपॉर्चुनिटी, रिस्क, कंसिक्वेंसेज, देन पॉलिसीज, अब क्या गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स है, गवर्नमेंट ने क्या रिस्पॉन्स दिया है उस चीज को, जैसे क्या मतलब हुआ इसका, स्कीम्स की बात हो रही है यहाँ पे कि स्कीम्स क्या है। अब आपको बोला कि सेमीकंडक्टर में बहुत ज्यादा इशूज है हमारी कंट्री में, सेमीकंडक्टर फील्ड में हम राइज नहीं कर रहे हैं, तो आप हमारे यहाँ बताओगे ना कि हमने एक्शन लिया भी, ऐसा नहीं कि सिर्फ पॉलिसी में इशूज, या आप सिर्फ इशू बताते जा रहे हो कि ये इशू है। आप ये भी बताओगे कि भाई इसमें पॉलिसी भी गवर्नमेंट ने लिया है, आपने इशूज बताए, आपने कॉजेज कंसिक्वेंस भी बता दिए, फिर आपने पॉलिसी भी बता दिया कि नहीं गवर्नमेंट ने एक्शन भी लिया है, जैसे मान लो भारत सेमीकंडक्टर मिशन है या इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन है, तो इस तरह की चीज भी आप बता दोगे कि हम पॉलिसीज भी ले रहे हैं। अब उसमें क्या होता है, आपको लगता है इससे स्पेस का इशू है, देखो जब स्पेस का इशू है ना, जीएस में डोंट ट्राई टू ओवर इलेबोरेट, आप सिंपल बता दोगे गवर्नमेंट स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट, ओके, गवर्नमेंट स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट करके आप एरो बना के डाल दोगे, ये स्कीम, एक दो स्कीम डाल दो, एक दो भी स्कीम डाल दो तब भी ठीक है, ठीक है। देन गैप्स कहाँ पे डेफिसिट वगैरह है वो चीज, और वे फॉरवर्ड। अब वे फॉरवर्ड में ये है, दोनों साथ में चल सकता है। पॉइंट इज कि आपको हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग, आप ट्राई करो कि इंट्रोडक्शन इसमें रिपीट ना हो जाए। इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन कीप देम फंक्शनल। अब आइडिया क्या है कि गुड इंट्रोडक्शन, अब 1 से 2 लाइन बहुत होता है, बहुत बहुत 3 लाइन, इससे ज्यादा नहीं, बहुत इलेबोरेट मत करो। काफी लोगों की कॉपी में अब इससे इशू क्या होता है, यू थिंक कि सर कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन देखो पर क्वेश्चन अगर आपने 2 लाइन एक्स्ट्रा लिखा, पर क्वेश्चन आपने 2 लाइन एक्स्ट्रा लिखा, आपने लिखे मान लो 15 क्वेश्चन, 15 दूनी 30, इतने लाइन में शायद आपके 2 क्वेश्चन एड्रेस हो जाते हैं, ये 15 की जगह आप 17 क्वेश्चन कर लेते, तो यहाँ सारा पंगा है। इसलिए जहां पे जो चीज आपको लग रहा है, देखो जो लेस सिग्निफिकेंट चीज है वो अवॉइड करो,
मत लिखो, ठीक है। जितना ज्यादा टू द पॉइंट हो उतना अच्छा है। तो 2 से 3 लाइन, डिफाइन द कोर इशू, जो कुछ पूछा हुआ है, सीधा हिट द बुल्स है, सीधा डिफाइन कर दो, सीधा डेटा लिख दो, कोई रिपोर्ट है, इंडेक्स है, सीधा लिख दो उसके ऊपर। कहानी मत बनाओ कि ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, डायरेक्ट जो पूछा है सीधा पिन पॉइंटेड। रिसेंट डेवलपमेंट मतलब अभी का आसपास का कोई डेटा वगैरह वाली चीज जो है। गुड कंक्लूजन, अब कंक्लूजन मतलब कि इसी को रिपीट मत कर दो। काफी लोग इंट्रोडक्शन में भी ये चीज कर रहे हैं, समरी ले लिया, इसी को यहाँ रिपीट कर दिया। नहीं, ट्राई करो। देखो, कुछ पहले ही सोच लो कि मैं इस वाले क्वेश्चन में इस तरह से लिख सकता हूँ, यहाँ पे सबका साथ सबका विकास लिख सकता हूँ, यहाँ पे पीएम का कोई स्टेटमेंट लिख सकता हूँ कि वॉर इज टुडे इज नॉट द एरा ऑफ वॉर। ठीक है, फिर देन जो है डिसेंट इज द सेफ्टी वॉल्व इन अ डेमोक्रेसी। मतलब पॉइंट, कुछ पॉइंट्स आप रेडीमेड रखो जो आप यूज कर सकते हो। डू नॉट रिपीट इंट्रोडक्शन एंड विद रेजिलियंस इंक्लूजन, मतलब पॉइंट इज कि आगे की चीज। अब इसमें एसडीजी, डीपीएसपी, ये सब काफी चीजें हैंडी हो जाती हैं। अब जैसे कि रैंडम आप एक तरह से एग्जांपल की तरह ले लो, कैसे कंक्लूजन करते हो। इंडिया का रिन्यूएबल एनर्जी जो है ना, जैसे बार बार रिन्यूएबल एनर्जी पे आ गया, तो हमें सिर्फ सप्लाई पे फोकस नहीं करना या सिर्फ क्रिएशन पे फोकस नहीं करना। आप उसके बैटरी स्टोरेज पे, आप उसके डिस्ट्रीब्यूशन पे, आप उसको इंक्लूसिव बनाने पे भी फोकस करो। और साथ ही साथ इस बात पे फोकस करो जो फॉसिल फ्यूल वाले लोग हैं उनके ऊपर हार्म ना हो। अब लेट्स से कि ये वाला पार्ट छूट भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना आप लिख नहीं पाओगे, तो ये चीज जो है ये भी छोड़ सकते हो। पॉइंट इज आपको होलिस्टिक फोकस करना है, ठीक है। टाइम एंड स्पेस मैनेजमेंट सबसे क्रूशियल। आप बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे आंसर्स लिख रहे हो, लेकिन आपने अटेम्प्ट ही किए 14 क्वेश्चन, आप यूपीएससी के रेस से पहली बार हो। 15 क्वेश्चन, आप यूपीएससी के रेस से पहली बार हो। एक्सेप्शनल केसेस में 18-19 क्वेश्चन वाले हो जाते हैं लोगों का, लेकिन इन जनरल देखा गया है। मान लो कि कुछ लोगों का सिलेक्शन होगा कि सर मैंने तो 17 क्वेश्चन ही किए थे, मेरा हो गया, मैंने इतने नंबर छोड़े तभी नंबर मिल गए, दैट्स फाइन। बट इन जनरल मेजोरिटी लोगों के फेवर में जो काम किया है चीज, देयर अटेम्प्ट हैज बिन 19-20 क्वेश्चन, मतलब 20 क्वेश्चन मान के चलो ये आपको अटेम्प्ट करना है। रीजन क्या है? अगर आपने 3 क्वेश्चन छोड़ दिए, अगर आपको वहां पे दो दो नंबर, डेढ़ डेढ़ नंबर ही मिल जाता, डेढ़ डेढ़ नंबर ही मिल जाता, आपके 4.5 नंबर चले गए। 4.5 नंबर का मतलब क्या होता है? 4 पेपर में 18 नंबर कम हो गए। काफी लोगों को आप देखोगे बोलेंगे मेरा 5 नंबर से रह गया, 10 नंबर से रह गया। तो दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड। आइडिया क्या है कि अराउंड 150 वर्ड है, 7 मिनट का टाइम है, ये आपको पता है रफली। यहाँ 10-11 मिनट का टाइम है। इसमें दो मेन हेडिंग, लगभग लगभग दो हेडिंग आपको चाहिए, रफली। रफली मतलब कहीं पे तीन भी हो सकता है, कहीं दो, कहीं एक भी हो सकता है। 4 से 6 सब्सटेंसिव पॉइंट। देखो 10 मार्कर में ट्राई करो वैसे 7 से 8 पॉइंट पहुंच जाए, बट पहुंच ही जाता है, क्योंकि मेन थीम में आप लिखोगे 4-5 पॉइंट, सेकंड काउंट, सेकंड कोई थीम होगा 2-3 पॉइंट लिखोगे, फिर वे फॉरवर्ड का लिखोगे। तो इन जनरल 7-8 पॉइंट, 9 पॉइंट पहुंच जाते हैं इसमें। 15 में सिमिलरली 12-14 पॉइंट के आसपास पहुंच जाएंगे, ठीक है। ब्रीफ वे फॉरवर्ड हमेशा लिखना है। एक डायग्राम ट्राई करो, स्पेशली जीएस 3 के पेपर में, जीएस 3 के पेपर में, क्योंकि हर टॉपिक में ही रेलिवेंस है। अब आपका डिजास्टर है, उसमें भी डायग्राम होता है, इन्वायरमेंट में भी डायग्राम होता है, जीएस इकोनॉमी में है ही, एग्रीकल्चर में है ही, जहां भी डायग्राम, डायग्राम कैन बी फ्लो चार्ट। डायग्राम जो है फ्लो चार्ट हो सकता है, वीसीएस साइकिल हो सकता है, डायग्राम जो है आपका हब एंड स्पोक मॉडल हो सकता है, जो भी मॉडल आपको लग रहा है, लेकिन डायग्राम इंक्लूड करो। इसमें 3-4 हेडिंग पहुंचेगा। अब ये मल्टी डायमेंशन, देखो डायमेंशन तो आपको हर एक पेपर में, आप काफी लोगों से दिक्कत क्या हो रही है, एक ही चीज आप 2-3 तरीके से बोल दे रहे हो। डायमेंशंस आपको फोकस करना है। जैसे एक ने किसी ने बोला कि जो कम्युनलिज्म वाली चीज बढ़ रही है, तो कम्युनलिज्म वाली चीज क्या बढ़ रही है कि हेट स्पीच से बढ़ रही है। फिर उन्होंने बोला कि पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है। फिर उन्होंने बोला कि स्टेट जो है वो फेवर कर रही है, किसको? तो स्टेट फेवर कर रही है मेजोरिटेरियन को। अब इस पॉइंट को बहुत से बहुत एक या दो पॉइंट में कवर करता हूँ। अब 3-4 पॉइंट आपने लिख दिए, रिपीटेशन हो गया। अब इसमें ये पॉइंट भी देखो ना कि इकोनॉमिक कंपटीशन भी तो है। कई जगह पे आया है कि कम्युनल टेंशन इकोनॉमिक टेंशन की वजह, सॉरी, इकोनॉमिक कंपटीशन की वजह से हुआ है। फिर देन क्या हुआ है, हिस्ट्री को जो है सेलेक्टिवली इंटरप्रेट किया गया है, हिस्ट्री को सेलेक्टिवली इंटरप्रेट किया गया है। तो ये भी तो आप सोचोगे। सिमिलरली जीएस 3 में अगर आपके ऊपर क्वेश्चन है, आप पॉवर्टी की बात कर रहे हो, तो पॉवर्टी में सिर्फ इकोनॉमी पे ही क्यों फोकस करोगे? सिर्फ इकोनॉमी पे ही क्यों फोकस करोगे? क्लास भी तो है यहाँ पे, रिप्रोडक्शन ऑफ क्लास भी तो है, मेरिट सिस्टम के खिलाफ भी तो है चीजें, बैरियर्स भी तो है चीजें। तो आपको मल्टीपल डायमेंशन सोचना है, जितना डाइवर्स सोच सको। इसीलिए आपको 12 बोला है, डेली ट्राई करो 10 से 15 मिनट, डेली 10 से 15 मिनट बैठो, ऐसे रैंडमली कोई भी टॉपिक उठा लो, कोई भी टॉपिक। इन्फ्लेशन उठा लिया, इन्फ्लेशन और एम्प्लॉयमेंट का क्या लिंकेज है, इस पे 10-15 मिनट सोचा रैंडमली, आप डेवलप होगा क्रिटिकल थिंकिंग। क्यों? कितना भी पढ़ लो, कितना भी, एग्जाम हॉल में 5 से 7 क्वेश्चन हर पेपर में ऐसा आएगा, जो उसी टाइम आपको डिसाइड करना पड़ेगा कैसे मुझे आंसर करना है। फॉर दैट थिंग दिस विल हेल्प। इसीलिए क्रिटिकल थिंकिंग पे काम करो। और अभी भी अगर आप लोगों ने पेपर पढ़ना छोड़ दिया है, मत छोड़ो। क्या करो,
अभी भी 15 से 20 मिनट दो और एक एडिटोरियल डिटेल वाला पढ़ो अच्छे से। पॉलिटिक्स को छोड़ के, रिलीजन मतलब पॉलिटिक्स वाली चीज छोड़ के, इन जनरल कोई भी आ रहा है, एक एडिटोरियल डेली पढ़ते रहो, सो दैट यू नो हाउ टू थिंक। ठीक है। ओके अंकुर। जैसे सर ने बताया, अब आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमी आंसर्स, तो इकोनॉमी का जो सेक्शन है आपको ध्यान देना होगा कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर आएंगे तो दैट विल बी फ्रॉम इकोनॉमी सेक्शन। एंड इकोनॉमी में आपको क्या करना है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो आपको क्लियर होने चाहिए। तो एक बार प्रीलिम्स वाले जो इकोनॉमी के नोट्स हैं एक बार रिवाइज कर लेना आप। ठीक है, उसके बाद एनालिटिकल पार्ट आ जाता है। राइट, तो ये कॉन्सेप्ट जैसे आपका फिस्कल कंसोलिडेशन हो गया या फिर इन्फ्लेशन हो गया, लॉजिस्टिक एफिशिएंसी हो गया, जो भी आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे यूपीएससी ने कई बार इन्फ्लेशन एम्प्लॉयमेंट के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है। राइट, तो वो आपको बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। उसके बाद आपको लेटेस्ट डेटा पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जीडीपी रेट क्या है, जीडीपी ग्रोथ डेटा क्या है, आपका फॉरेक्स रिजर्व कितना है, अभी लेटेस्ट इन्फ्लेशन डेटा क्या है। तो वो जो बेसिक डेटा है वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपको यूज करना है। फिर लिंकेज की बात है। अब देखो, इकोनॉमी पूरा लिंकेज के ऊपर ही बना हुआ है, डिमांड एंड सप्लाई लिंकेजेस हो गए आपका। अगर मनी सप्लाई बढ़ती है तो इन्फ्लेशन बढ़ता है। अगर आपका ओवरऑल हमारा ऑयल रिलेटेड स्ट्रेस है तो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, फॉरेक्स रिजर्व कम हो रहा है, रेमिटेंसेस कम हो रहे हैं ड्यू टू वेस्टेशन हुआ, तो ये सब लिंकेज है। तो ये आपको माइंड में समझ के भी चलना है कि ऑल ऑफ दीज थिंग्स इन इकोनॉमी हैव लिंकेजेस। ठीक है। अब देखो, एक चीज और क्या करनी है आपको। ट्रेंड समझ में आ गया, कॉजेज किसी भी चीज का, जैसे इन्फ्लेशन अगर बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है। अभी के बात करो तो ऑयल क्राइसिस है, फिर आपका जो गोल्ड सिल्वर रिलेटेड क्राइसिस है कि उसके भी दाम बहुत बढ़ गए हैं। और फिर आपके जो इशू है विद रिस्पेक्ट टू मानसून, उसके कारण क्या हो रहा है, क्रॉप के प्राइसेस भी बढ़ गए हैं। फिर ओवरऑल अगर तेल का दाम बढ़ता है तो उससे भी डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है इन्फ्लेशन के ऊपर। फिर इम्पैक्ट आप बताओगे कि अगर इन्फ्लेशन अगर बढ़ रहा है तो इम्पैक्ट क्या होगा, तो सबसे ज्यादा पुअर लोगों पे होगा, क्योंकि परचेजिंग पावर खत्म हो जाएगी उनकी। उसके बाद क्या होगा कि जो सेविंग्स है, कॉमन पर्सन की सेविंग्स डिस्ट्रॉय होगी बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। राइट, फिर उसके बाद गवर्नमेंट को टैक्स में बेनिफिट होगा बिकॉज इन्फ्लेटेड टैक्स मिलेगा उनको। फिर सरकार को और क्या करना पड़ेगा पॉलिसी रिस्पॉन्स में, आपको क्या करना पड़ेगा। एक तो उनका एक फिस्कल पॉलिसी रिलेटेड चीजें होंगी कि किस तरीके से सप्लाई साइड पे चीजों को ठीक करे, और अगर तेल वेस्ट एशिया से लाने में क्राइसिस हो रहा है तो ब्राजील से लाए, यूएस से लाए, रशिया से लाए, जिससे कि इम्पैक्ट ठीक हो। फिर उसके बाद होर्डिंग ना हो गैसेस की, वो फोकस करेंगे। तो ये सब पॉलिसी रिस्पॉन्स गवर्नमेंट क्या कर रही है उसके ऊपर। फिर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें तेल का बफर बना के रखना चाहिए, गैस बेस्ड इकोनॉमी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करना चाहिए हमें। तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म जो है लॉन्ग टर्म में, तो कोई भी एक चीज होगी, इन्फ्लेशन है या फिर एम्प्लॉयमेंट, तो आप ब्रेन स्टॉर्म भी कर सकते हो जब आप पढ़ रहे हो ये कॉन्सेप्ट कि क्या क्या कॉजेज हैं उस चीज के, क्या इम्पैक्ट होगा, क्या पॉलिसी रिस्पॉन्स, क्योंकि ब्रॉडली आपका क्वेश्चन होगा ना इकोनॉमी में इसी डायरेक्शन में होने वाला है। ठीक है। और जैसे अवॉइड में लिखा हुआ कि आपको सीधा कोई स्कीम वगैरह बिना इसके लिख नहीं देना है कि कोई लिंकेज ही नहीं है। फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है और आपने 3 4 स्कीम लिख दी, लेकिन लिंकेज होना चाहिए उसमें। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप जबरदस्ती कोई स्कीम लिख रहे हो, बिल्कुल नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर इन्फ्लेशन वाली चीज है तो आप ये कह सकते हो कि पॉलिसी रिस्पॉन्स में कि गवर्नमेंट क्या कर रही है। तो यू कैन से अबाउट गैस ग्रिड वाली चीज है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी जो गवर्नमेंट ला रही है, दिल्ली गवर्नमेंट की भी जो पॉलिसी है, वो चीज लिख सकते हो। नेक्स्ट, एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर की बात करो तो देखो, एग्रीकल्चर का जो भी आपके आंसर्स होंगे उसमें फार्मर्स जो है वो कोर पे ही रहेंगे। ठीक है, बिकॉज एग्रीकल्चर किसी भी टाइप का हो, फार्मर्स कोर पे ही होंगे। वो अगर आपका रिलेटेड टू फार्म हो या फिर एनिमल हस्बेंड्री हो या फिर फिशरीज हो, फार्मर्स जो है वो कोर पे होंगे। तो स्मॉल एंड आपको ये समझ में आना चाहिए एग्रीकल्चर में बेसिक चीजें हैं कि स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स क्या होते हैं इंडिया में। जो लेटेस्ट आपको पता होना चाहिए कि अराउंड 80-85% जो लैंड है वो लार्ज फार्मर्स के पास है, ओनली 10-15% जो है स्मॉल एंड मार्जिनल के पास है। उसके बाद टेनेंट फार्मर्स भी होते हैं, विमेन फार्मर्स हैं, वो सबसे बड़े फार्मर्स, अगर कोई ग्रुप है तो विमेन फार्मर्स है, वो भी सबसे ज्यादा लैंडलेस फार्मर्स हैं। रेन फेड इस बार भी ये इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम हमारे यहाँ इरिगेशन बढ़ते जा रहा है, अभी 50% से ऊपर हो गया, बट
रेन फेड रीजन अभी भी बहुत है, खास करके आप देखोगे मराठवाड़ा रीजन में हो गया, या कर्नाटका महाराष्ट्र रीजन में हो गया, वो सारे रीजन में। फिर उसके बाद आंसर्स के डायमेंशंस में देखोगे तो आपका वोकैब जो है ना वो होना चाहिए एग्रीकल्चर का। जैसे आपको उस पर इरिगेशन के बारे में लिखना है, जो आपका एग्रीकल्चर मार्केट है उसके ऊपर लिखना है, क्लाइमेट रिस्क है उसके ऊपर लिखना है, फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस के ऊपर लिखना है, प्रोडक्टिविटी जो है वो है। फिर उसके बाद क्या है, कोर फॉर्मूला क्या होगा। तो जो भी आपके क्वेश्चंस जनरली एग्रीकल्चर में होते हैं, तो कोई फार्म लेवल प्रॉब्लम होगा, जैसे फॉर एग्जांपल अभी देखो कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, उसका कोई प्रॉब्लम है, मार्केट फेलियर से लिंक कर सकते हो, इंस्टीट्यूशनल गैप से लिंक कर सकते हो। फिर उसके बाद सॉल्यूशन में फार्मर सेंट्रिक रिफॉर्म दे सकते हो। अगर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की ही बात करें तो आप ये बता सकते हो किस तरीके से बहुत स्पॉडिक रीजन में, कोर रीजन में ही कंसंट्रेटेड है। जैसे वेस्ट आप देखो, गुजरात में, पंजाब में, हरियाणा में, वेस्टर्न यूपी में यही कंसंट्रेटेड है आपकी जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज मेनली है। और जबकि गरीबी और ज्यादा लोग कहाँ पे हैं, वो आपके ईस्ट इंडिया में, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, ईस्टर्न यूपी, उस सेक्शन में ज्यादा लोग हैं जिनको ज्यादा रिक्वायरमेंट, बट वहां पे वो इंडस्ट्रीज ही नहीं है। फिर उसके बाद आप क्या कह सकते हो कि जो अप अपलिंक और डाउनलिंक वाले प्रॉब्लम है वो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस होते हैं, इंस्टीट्यूशनल गैप है, गवर्नमेंट का क्रेडिट सपोर्ट बहुत कम है, या फिर जो ओवरऑल लॉजिस्टिक्स का सपोर्ट नहीं है जिससे कि एक्सपोर्ट कर सके। फॉर एग्जांपल लीची बहुत होता है एक बिहार के एरिया में, मुजफ्फरपुर में। अगर आप बात करो कि मैंगो की, तो यूपी में मैंगोज बहुत होते हैं, लेकिन ये सारी चीजें क्या हो रहे हैं, ये सारी चीजें एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। जो एप्पल्स हो रहे हैं कश्मीर में वो एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो अगर उसको फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में ले जाए एंड उसको कन्वर्ट कर सके एंड देन एक्सपोर्ट कर सके, तो फार्मर को प्राइस रियलाइजेशन बेटर होगा। टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं, तो इस तरीके से आप बता सकते हो। नेक्स्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक्सप्लेन रेलेवेंस नॉट इंजीनियरिंग। तो देखो, जब भी साइंस एंड टेक का क्वेश्चन हो, तो व्हाट यू हैव टू फोकस कि कोई भी एक टेक्नोलॉजी दे रखी है, जैसे मिसाइल है, मिसाइल के ऊपर S-400 के ऊपर क्वेश्चन आया था, तो वो एक टेक्नोलॉजी है। तो उसका एप्लीकेशन क्या है, आप सोचोगे कि एप्लीकेशन क्या है, कि वो एक तरीके से आयरन ग्रिड की तरह काम कर रहा है, वो रोक रहा है, मतलब कि डिफेंसिव मैकेनिज्म है, कि अगर कोई मिसाइल अटैक हो रहा है तो उसको गार्ड कर रहा है। वो 400 किलोमीटर उसका रेंज है। एंड उस तरीके से चीजें आप बता सकते हो कि उसमें कितनी बैटरीज होती हैं, जो एप्लीकेशन पार्ट है। एंड सिक्योरिटी के लिए है बॉर्डर एरियाज में, स्पेशली पाकिस्तान, चाइना। फिर बेनिफिट्स बता सकते हो किस तरीके से वो सेफ गार्ड करता है। फिर रिस्क क्या है, क्योंकि हम डिपेंडेंट है रशिया के ऊपर, राइट। हमारे इंटरनली वो चीजें मिसाइल से नहीं बन रही है, वी हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन रशिया। तो वहां बनेगा, वहां से हम इंपोर्ट करेंगे। अगर खत्म हो जाएगा, जैसे अभी यूएस ईरान वॉर में यूएस की बैटरीज खत्म हो गई थर्ड मिसाइल की, तो दे आर हेल्पलेस इन मेनी रीजन्स। फिर रेगुलेशन की बात है कि अगर कोई कोई भी टेक्नोलॉजी का सेक्टर है, तो उसमें अगर जरूरत पड़े क्वेश्चन में, तो उसमें रेगुलेशन की, जैसे एआई है, एआई में आप रेगुलेशन की बात कर सकते हो, बिकॉज ऑफ डीप फेक, बिकॉज ऑफ द इश्यूज विद रिस्पेक्ट टू एथिकल इश्यूज ऑफ एआई, मिसयूज ऑफ एआई। फिर इंडियन कैपेबिलिटी, तो हर एक टेक्नोलॉजी के सेक्टर में आपको इंडिया का डायमेंशन लिखना ही लिखना होगा। अगर वो S-400 है, तो हम कह सकते हैं हमारे पास आकाश मिसाइल्स हैं। उसके बाद हम ये बोल सकते हैं ब्रह्मोस सिस्टम है हमारे पास, और हम और भी चीजों पे फोकस कर रहे हैं। S-500 इंडिया एंड रशिया विल मेक टुगेदर, राइट। इंडियन कैपेबिलिटीज बढ़ानी, इंडिया ने डिफेंस का एक्सपोर्ट जो है वो 10 टाइम्स कर दिया है लास्ट 10 ईयर्स में। फिर अब जो कीवर्ड्स हैं वो टेक्नोलॉजिकल सोवरेनिटी, डुअल यूज टेक्नोलॉजी, ये सब जो कीवर्ड्स होंगे आपके उस टेक्नोलॉजी के, वो चीज यूज कर सकते हो। ठीक है। अब देखो, साइंस एंड टेक का जब भी आप आंसर लिखते हो, बहुत कम लोग जो है ना उसमें एक्सेसिबिलिटी, एथिक्स, सिक्योरिटी और रेगुलेटरी वाली चीजों को फोकस करते हो। अगर आपको सपोज क्वेश्चन पूरा ना भी पता हो, जैसे S-400, लेकिन आप इस एंगल से तब भी लिख सकते हो, एथिक्स की बात कर सकते हो, क्या डिफेंस को उतना खर्च करना चाहिए व्हेन वी हैव सो मच पॉवर्टी। एंड क्या, और सिक्योरिटी की बात कर सकते हो कि क्या हम डिपेंडेंट हो जाएंगे रशिया के ऊपर, और बिकॉज दैट इज नॉट एन इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी, राइट। रेगुलेटरी की बात कर सकते हो कि उसका रेगुलेशन कौन सी अथॉरिटी करेगी इंडिया में। तो आपको अगर नहीं भी पता है उसके बारे में, फिर भी अगर आप इस टाइमिंग इन डायमेंशन पे सोचो, अगर एआई है तो एआई पे आप एक्सेसिबिलिटी की बात कर सकते हो, एथिक्स, जैसे आपका
जो लेटेस्ट चैट जीपीटी और बाकी सारे फॉर्मेट्स हैं एआई टेक्नोलॉजी के, तो उसमें एक्सेसिबिलिटी, एथिक्स, सिक्योरिटी, रेगुलेटरी कैपेबिलिटी, इंडियन कैपेबिलिटी, सब पे डिस्कस कर सकते हो। अगर इन डायमेंशंस पे लिखोगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट, फिर इन्वायरमेंट की बात करते हैं। इन्वायरमेंट में जनरली यूपीएससी करंट बेस्ड ही क्वेश्चन पूछता है, तो आपका फोकस करंट पे ही ओरिएंटेड होना चाहिए। अभी आप देखोगे जैसे लेटेस्ट में इश्यूज क्या हुए हैं, फॉर एग्जांपल हीट वेव आया है बहुत, दैट इज एन इशू। फिर आप देखोगे मानसून रिलेटेड चीजें हैं, क्लाइमेट चेंज रिलेटेड फंडिंग का इश्यूज है, सोलर रिलेटेड इश्यूज है, तो वो सब न्यूज में। न्यूक्लियर की बात करोगे तो वो भी क्रिटिकलिटी मिली है। तो अगर इन्वायरमेंट से रिलेटेड पूछा जाए तो ओवरऑल रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज के ऊपर पूछा जा सकता है। तो इकोलॉजिकल वैल्यू आपको पता होगा कि कोई भी इकोसिस्टम वैल्यू क्या है, ह्यूमन डिपेंडेंस डेवलपमेंट पे से, तो ये सब बेसिक चीजें हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड। इन डायमेंशन के ऊपर आप सोच सकते हो कोई भी क्वेश्चन आए तो। फिर पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल, इंटरजेनरेशनल इक्विटी, ये सारे कीवर्ड्स हैं, ये आपके आंसर्स में आने चाहिए इन्वायरमेंट में। सर्कुलर इकोनॉमी, क्लाइमेट जस्टिस, जस्ट ट्रांजिशन, ये सारे कीवर्ड्स हैं। इंटरजेनरेशनल इक्विटी तो आपके इन्वायरमेंट और क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड हर क्वेश्चन में आना ही चाहिए। नेक्स्ट, फिर डीएम बहुत आसान होता है, सिंपल क्वेश्चंस आते हैं उसमें। पिछले साल ज्यादा क्वेश्चन आए थे, जनरली 2 क्वेश्चन आते हैं या 1 क्वेश्चन आता है। तो इसका फंडा बहुत सिंपल है। कोई भी डिजास्टर हुआ तो पहले हमारा फोकस क्या होता था, 1998 में जो उड़ीसा में साइक्लोन आया था जिसमें बहुत लोगों की अनफॉर्चुनेट डेथ हुई थी, उसके पहले हम हमारा फोकस होता था कि पोस्ट डिजास्टर पे फोकस करते थे कि डिजास्टर आ गया उसके बाद हम क्या करेंगे। लेकिन उसके बाद फिर धीरे धीरे जैसे ह्यूगो फ्रेमवर्क और सेंडाई फ्रेमवर्क आया, हमने भी फोकस कर लिया अबाउट कि वी विल आल्सो फोकस प्री डिजास्टर वाली थिंग। ठीक है, तो प्रिवेंशन, मिटिगेशन, ये वाली चीजों पे हमने फोकस कर दिया कि पहले आप प्रिवेंट करो, मिटिगेट करो, प्रिपेयर करो। अब ये देखो, ये वाली चीज उड़ीसा में उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटीज बनाई फॉर डिजास्टर रिलीफ। फिर उन्होंने प्रिपेयर किया, सबको ट्रेन किया, मॉक ड्रिल्स किए कि अगर आएगा तूफान, सुपर साइक्लोन, तो व्हाट यू हैव टू डू, राइट। प्रिवेंशन वाली चीजों पे फोकस की, तो ये इससे क्या हुआ कि सारे प्रिपेयर हो गए। तो जैसे ही आया तो रिस्पांस क्या हुआ, सबको जो है उन्होंने इवैक्यूएट कर लिया तुरंत, बिकॉज एवरीवन वाज ट्रेन्ड, सबको पता था क्या करना है, गांव गांव तक पता था। एंड जब वो हो गया तो रिकवरी, तो बिकॉज सरकार को पता था कि साइक्लोन आ सकता है तो दे वर बेटर प्रिपेयर्ड, तो उन्होंने जल्दी रिकवर कर लिया और बिल्ड बैक बेटर वाली चीज है। अब जैसे एक यूएन का डेटा भी है कि $1 स्पेंड ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन विल सेव अराउंड 10 टाइम्स। अगर आपने नहीं उसको फोकस किया है तो बिल्ड बैक बेटर बेटर जो चीजें सही होती हैं। तो बिफोर डिजास्टर हैजार्ड मैपिंग होता है, ड्यूरिंग डिजास्टर आप कम्युनिकेट करते हो, इवैक्यूएट करते हो, आफ्टर डिजास्टर क्या करते हो, रैपिड असेसमेंट, लाइवलीहुड रिस्टोरेशन करते हो। ठीक है, अब इसमें एक चीज हमेशा याद रखना कि डिजास्टर मैनेजमेंट में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने जो 10 पॉइंट गाइडलाइंस दिए थे विद रिस्पेक्ट टू डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, वो आपके आंसर में आना ही आना चाहिए। फिर सेंडाई आपके आंसर में आना ही आना चाहिए। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान जो है वो आना ही आना चाहिए। एसडीजी जो है वो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में आ सकते हैं। नेक्स्ट, और डिजास्टर वाले में खेल भी सारा यही है कि आपको दिखाना होता है कि प्लीज एवरीवन बी ऑन म्यूट। सो डिजास्टर वाले में खेल भी सारा ये है, यू हैव टू शो कि थिंग्स हैव चेंज्ड। पहले से रिएक्टिव से ज्यादा हम प्रोएक्टिव हो गए हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स लेने लगे हैं। इसीलिए ये डायग्राम ऑलमोस्ट आ ही जाएगा आपके आंसर्स में। और जैसे हमने बताया कि सारे कीवर्ड्स जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो फ्रेमवर्क है, इतना ही है जो सामने लिखा है ना, इतनी ही चीज आप पढ़ लोगे तो आपके जो क्वेश्चन सारे हैंडल हो जाएंगे। ऑब्वियसली थोड़ा मान लो आप साइक्लोन पूछ दिया, अर्थक्वेक पूछ दिया, तो उसका जो ज्योग्राफी का नॉलेज है वो यूज कर लोगे। अदरवाइज दैट यू कैन हैंडल वेरी इजिली। मतलब अगर आप 6-7 घंटे आप पढ़ लोगे, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट टू हैंडल एनी काइंड ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट क्वेश्चन। ओके, लेकिन पढ़ के नहीं जाओगे और रैंडमली जेनरिक ज्ञान लिख के आ जाओगे, नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है इंटरनल सिक्योरिटी, और ये फिक्स है, 50 नंबर का क्वेश्चन आता है, 9, 10, 19, 20, 10, 10, 15, 15। और इस साल और क्वेश्चन भी करंट होते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत स्टैटिक पूछ देंगे, करंट ही क्वेश्चन होते हैं मेनली। आपका साइबर सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी में इम्पोर्टेंट होता है, या फिर नक्सलिज्म, टेररिज्म, और उसके बाद आपके ओवरग्रोन फोर्सेस जो हैं, राइट, एंड ऑर्गेनाइज क्राइम। तो देखो, नेचर ऑफ थ्रेट आप आइडेंटिफाई करोगे क्वेश्चन में क्या है। टेररिज्म पे क्वेश्चन है, साइबर पे क्वेश्चन है, रेडिकलाइजेशन पे क्वेश्चन है। तो अगर नेचर ऑफ थ्रेट आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो इनेबलिंग फैक्टर्स क्या होते हैं, और जनरली इनेबलिंग फैक्टर्स जो है ना वो लिंक्ड होते हैं। आप जैसे टेररिज्म में भी टेक्नोलॉजी वाली चीज होगी, टेरर फाइनेंसिंग वाली चीज होगी। टेरर फाइनेंसिंग इज कॉल्ड
द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर इन जिसके कारण स्प्रेड हो रहा है टेररिज्म, ठीक है। लाइफ ब्रेथ ऑफ टेररिज्म भी कहते हैं टेरर फाइनेंसिंग को। फिर गवर्नेंस डेफिसिट वाली चीज है, वो भी सब चीजों में आएगा। कॉन्सिक्वेंसेज भी सारे सिमिलर ही हैं। अगर टेररिज्म होता है तो उसके ह्यूमन कॉन्सिक्वेंसेज हैं, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज हैं, इंस्टीट्यूशनल कॉस्ट पे करना पड़ता है, राइट। फिर एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म आप देखोगे तो ये थोड़ा अलग हो जाएंगे। टेररिज्म के लिए हमारे पास अलग बॉडीज है, यूएपीए वगैरह एक्ट भी है। इंटेलिजेंस के लिए भी आईबी वगैरह काम करते हैं, पुलिस वगैरह है, बॉर्डर पुलिस वगैरह है, ठीक है। अब अगर आप इसकी बात करो विथ रिस्पेक्ट टू नार्को टेररिज्म, तो लॉज में आपके फिर नार्को वाले लॉज आ जाएंगे जो उससे रिलेटेड है, एनडीपीएस एक्ट वगैरह। फिर गैप्स की बात करो, ये सब में कॉमन आएगा। फिर कोऑर्डिनेशन का गैप है, स्टेट अलग अपने पे फोकस कर रहा है, सेंटर अलग कर रहा है, तो उसके कारण कोऑर्डिनेट नहीं हो पाता है। फॉर एग्जांपल इंटर, अभी ऐसा तो नहीं है कि कोई क्राइम पर्टिकुलर एक ही स्टेट में है, अब वो इंटर स्टेट हो रहा है, तो हर एक दो स्टेट को कोऑर्डिनेट करना। जैसे नक्सल का प्रॉब्लम है, वो क्या करते थे, उड़ीसा में अटैक करके आंध्रा में चले जाते थे, आंध्रा में अटैक करके आपके वो चले जाते थे भी छत्तीसगढ़ में। तो फिर वो इंटर स्टेट ट्रैवल करते थे, क्योंकि वही सारी पहाड़ियाँ है वहाँ पे, पहाड़ वगैरह है, तो इसलिए कोऑर्डिनेशन का इश्यू है। तो फिर उसके बाद गवर्नमेंट ने एक इंटीग्रेटेड अप्रोच लिया फॉर कॉम्बेटिंग नक्सलिज्म। तो लास्ट ईयर क्वेश्चन भी आया था, हमने प्रेडिक्ट भी किया था। कैपेसिटी वाली चीज भी आपकी सिमिलर ही होगी, कि गवर्नमेंट को कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, फोर्सेस की भी करनी है, लोगों की भी करनी है, अकाउंटेबिलिटी भी सेट होनी चाहिए, राइट। कि अगर कहीं पे कुछ इश्यूज हो रहे हैं तो अकाउंटेबिलिटी सेट होना चाहिए। रिस्पॉन्स, तो सिक्योरिटी रिस्पॉन्स क्या है, राइट। जैसे नक्सलिज्म की बात करो तो सिक्योरिटी फोर्सेस को न्यूट्रलाइज करना चाहिए, राइट। उसके बाद उनको क्या करना चाहिए, तो उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए कॉमन पीपल को। वहाँ पे डेवलपमेंट वाली चीजों में क्या होगा कि आप वहाँ पे रोड बनाओ, वहाँ पे एजुकेशन लेकर आओ, वहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट करो, जिससे कि लोग जो है वो छोड़ दे इस तरह की चीजें एंड फोकस करें डेवलपमेंट पे। राइट्स वाली चीज क्या है कि सारे पीपल जो है उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करो। जैसे जो नक्सल एरिया में वो वैसे ही नक्सलाइट से परेशान है, तो उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, ना कि कोई दूसरा फोर्स जाके उनको और परेशान करे। तो बैलेंस, सिक्योरिटी, इफेक्टिवनेस। अब जैसे सिक्योरिटी की बात है तो वैम मॉडल कहते हैं, विनिंग हार्ट्स एंड माइंड, तो वो करो। फिर प्राइवेसी इंश्योर करो, सिविल लिबर्टीज इंश्योर करो, अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करो। ये कॉमन चीज आपके आंसर में आ सकती है। नेक्स्ट, तो वैल्यू एडिशन की बात करते हैं। तो देखो, जो आपके सोर्सेज हैं, तो इकोनॉमिक सर्वे, बजट, यहाँ से सारा डेटा मिल जाता है। फिर आरबीआई कुछ चीजें देता है, जैसे इन्फ्लेशन वगैरह वाली चीजें हो गई, राइट। नीति आयोग के कुछ रिपोर्ट्स होते हैं, ये सब होगा वहाँ पे। फिर ग्लोबल सोर्सेज, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ के इंडेक्सेस रिपोर्ट्स वगैरह आते हैं। बेस्ट प्रैक्टिसेस जो एक दो रेलिवेंट है, ठीक है। तो देखो, बहुत ज्यादा ओवर यूज की बात नहीं है, लेकिन हर, देखो आपने पॉवर्टी के ऊपर दो तीन डेटा नोट कर लिए, विमेन के ऊपर चार पांच, तीन चार बस डेटा नोट कर लिए, वही सारी चीजों को जीएस 1 में भी लिखना है, जीएस 2 में भी लिखना है, जीएस 3 में भी लिखना है, हो सकता है एथिक्स में भी लिख सकते हो। तो ऐसा नहीं कि मल्टीपल आपको डेटा चाहिए। विमेन के ऊपर आपको अगर इंडिया वर्ल्ड इनइक्वालिटी वाली चीज आपको याद है, राइट, कि क्या इश्यूज हैं, फिर आपको ये पता है कि फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कम है, डायरेक्टली आप साइड कर सकते हो उसको, कोई भी पेपर हो इरेस्पेक्टिव। तो लिमिटेड डेटा ही सब पे आपको हाँ, पता इसमें यहाँ पे ये है कि थोड़ा आप ब्लफ कर सकते हो। अगर डेटा लगभग लगभग याद है आपको, अगर आपको याद है कि 10% के आसपास डेटा है, आपने 12-13% बोला, दैट्स फाइन। और इकोनॉमी का है तो वर्ल्ड बैंक बोल दिया, आईएमएफ बोल दिया। इंडिया में है तो रिपोर्ट है तो नीति आयोग बोल दिया। थोड़ा बहुत ब्लफ, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत सिलेक्टिवली ब्लफ आप कर सकते हो यहाँ पे। अब जैसे वो भी है ना कि आप बोल सकते हो कि पीएम, ऑनरेबल पीएम मोदी ने ये बात बोली थी, और कोई भी अच्छी बात है वो बोल दो कि इन्होंने बोली थी, तो वो सब लिख सकते हो आप। ऐसा कुछ नहीं है कि उसके लिए आपको बहुत हाँ, बस वो एब्सर्ड नहीं होना चाहिए। आई मीन, अब आप पॉवर्टी बोल रहे हो, आपने बोला पॉवर्टी बहुत गिर गई है, 10-12% आ गई है, तो ठीक है, आपको लग रहा है लगभग इतना याद है, लेकिन आप बोलो खत्म हो गई पॉवर्टी, या 1% है, 2% है, इस तरह का नहीं। ठीक है। फिर कमिटीज वाली चीज हो गई, जैसे एग्रीकल्चर में स्वामीनाथन कमेटी है, शांता कुमार कमेटी है, अशोक दरबाई कमेटी है। कमेटी में, हर कमेटी पे एक दो पॉइंट बस याद होने चाहिए, और हर सेक्टर से दो तीन कमेटी याद होनी चाहिए। और इनिशिएटिव्स हैं, जैसे ये आपका नेशनल क्वांटम मिशन, इस साल आएगा क्वेश्चन उससे। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है, मिशन लाइफ है, नेटग्रिड है, ठीक है। ये सब आप डायरेक्टली कोट कर सकते हो। फिर इसके बाद ये कुछ
बेसिक चीजें हैं जो क्वेश्चन में आप आंसर्स में लिख सकते हो। आर्टिकल 21 लाइफ एंड इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन की बात है, तो इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस में, सिक्योरिटी के क्वेश्चन में भी लिख सकते हो। आर्टिकल 39 भी जो है वो इनइक्वालिटी से रिलेटेड, मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ फॉर कॉमन गुड की बात है। फिर इन्वायरमेंट ड्यूटीज वाली चीज आर्टिकल 48 ए और 51 ए सब क्लॉज जी में आता है, वो लिख सकते हो। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 कोट कर सकते हो। और कुछ चीजें बेसिक होती हैं, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट, हैजार्ड इम्पैक्ट असेसमेंट, इंस्टीट्यूशनल इम्पैक्ट असेसमेंट, तो वो चीजें आपको उस तरीके से यूज करनी है। इंटरनेशनल एग्जांपल की बात करो तो इसराइल माइक्रो इरिगेशन, नीदरलैंड में हाई प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर, जापान में अर्थक्वेक रेजिलियंस, राइट, बांग्लादेश में साइक्लोन प्रिपेयर्डनेस, सिंगापुर में वाटर रिसाइकलिंग। और ऐसा नहीं कि ये सब आपने कहीं ना कहीं प्रीलिम्स में ये सब चीजें, बहुत सारी चीजें देखी भी होंगी, राइट। अगर आप चाहते हो कि वी शुड ऑल्सो डिस्कस दीज टाइप ऑफ एग्जाम्पल, तो आप हमें बता देना, वी विल डिस्कस देम ऑल्सो सेपरेटली। नेक्स्ट अबाउट डायग्राम्स, तो क्या कर सकते हो फ्लो चार्ट और डायग्राम में? तो कॉज इफेक्ट चेन की बात है, तो जैसे देखो ये चीजें कॉमन है, मतलब एक बार आपने समझ लिया कि लो फार्म इनकम होगा तो क्या होगा, लो इन्वेस्टमेंट होगा। एग्रीकल्चर जो आपका विलेजेस है उसमें लो इन्वेस्टमेंट अगर विलेजेस में होगा तो क्या होगा, या फिर एग्रीकल्चर वाले लैंड की बात करो तो लो प्रोडक्टिविटी होगी उस फार्म लैंड की। उस फार्म लैंड में अगर लो प्रोडक्टिविटी होगी तो क्या होगा कि उपज कम होगी, उपज कम होगी तो क्या होगा, दैट फार्मर विल बी हाई इन डेट। ठीक है, फिर उस पूरे रीजन में क्या होगा, एग्रेरियन डिस्ट्रेस होगा। उसी तरीके से इसमें दूसरा भी देख सकते हो, फॉर एग्जांपल पोवर्टी है, पोवर्टी होगा तो क्या होगा कि लो एजुकेशन होगा, एंड उसके बाद आपका लो हेल्थ रिलेटेड आपका वो पैरामीटर्स होगा। फिर उसके बाद क्या होगा, पुअर फूड होगा, राइट। उसके बाद क्या होगा कि डिजीजेज होंगे, डिजीज होंगे तो क्या होगा, फिर इंटर जनरेशनल प्रॉपर्टी होगा। ये वो साइकिल चलता रहेगा। ठीक है, तो ये सोच सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत वो कुछ करना है, सिर्फ जो आपका नॉलेज बेस है उसी के ऊपर है। रिसर्च करोगे, इनोवेशन करोगे तो कॉमर्शलाइजेशन होगा, टेक्नोलॉजी का मैन्युफैक्चरिंग होगा, मार्केट अडॉप्शन होगा। R&D में अगर इंडिया जो है इन्वेस्ट करेगा तो क्या होगा, हमारे यहाँ पे बेटर प्रोडक्ट आएंगे, बेटर प्रोडक्ट आएंगे तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा तो डेवलपमेंट होगा मासेस का, मासेस के पास पैसा आएगा तो क्या करेंगे वो लोग, स्पेंड करेंगे, वो स्पेंड करेंगे तो क्या होगा, और ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, और इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तो क्या होगा, सरकार और ज्यादा R&D पे खर्च कर सकती है। क्या साइक्लिक है चीजें, तो ये चीजें आप यूज कर सकते हो। ठीक है, और मार्क्स इंक्रीज करने में क्या करना है, तो देखो सबसे पहला आपका गोल होना चाहिए किसी भी क्वेश्चन को देखकर कि डिमांड ऑफ द क्वेश्चन समझना। एक बार डिमांड आप क्वेश्चन समझ गए और आपने 20 सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए तो आप 95 ऊपर लाओगे ही। आप डिमांड समझ गए और सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए तो अराउंड 9500 आप लाओगे, उसको कोई आपको रोक नहीं सकता। लेकिन उसके बाद आपने जेनरिक पॉइंट्स को हटाकर स्पेसिफिक पॉइंट्स लिखे, राइट। अब जैसे बात कर रहे हैं हम विद रिस्पेक्ट टू फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज की, तो यू आर सेइंग कि एप्पल्स फ्रॉम कश्मीर। तो अभी रिसेंटली आपको पता भी होगा कि डायरेक्टली फार्मर्स फ्रॉम कश्मीर रीजन आर एक्सपोर्टिंग, राइट, टू यूरोपियन कंट्रीज। तो दैट इज गिविंग देम मोर मनी इन देयर पॉकेट। तो आप स्पेसिफिक बता रहे हो, जेनरिक नहीं बता रहे हो। फिर एक्सप्लेन हाउ, अब जैसे फॉर एग्जांपल आप इसकी बात करो, टेररिज्म की बात करो, तो आप साइट कर सकते हो कि किस तरीके से जो पहलगाम वाला इशू था उसके बाद इंडिया का डायरेक्ट रिस्पॉन्स था ऑपरेशन सिंधु, एंड दैट इज अ टाइप ऑफ ऑफेंसिव डिफेंस, कि आप हम पे अटैक करोगे तो वी विल अटैक ट्वाइस इन एज हार्ड। तो वो आप स्पेसिफिक चीज बता सकते हो। एक्सप्लेन हाउ ए रिफॉर्म विल बी इम्प्लीमेंटेड, अगर कुछ क्वेश्चन है नेशनल क्वांटम मिशन तो रिफॉर्म की बात हो रही है कहीं पे, तो वो आप बता सकते हो कि किस तरह इम्प्लीमेंट करना है उसको। टेक्निकल वो वोकैब देखो, हर पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट का अलग वोकैब होगा। सिक्योरिटी की बात करोगे तो आप उसमें सिक्योरिटी से रिलेटेड चीजें डाल सकते हो, जैसे डेथ ट्रायंगल, डेथ क्रेसेंट वाली, गोल्डन ट्रायंगल, गोल्डन क्रेसेंट वाला जो नया आपका आया है, या फिर आप उसमें डाल सकते हो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, राइट, टेरर फाइनेंसिंग, राइट। उसके बाद साइबर रिलेटेड डिटरेंस, वो चीजें यूज कर सकते हो। बैलेंस बेनिफिट्स रिस्क एंड ट्रेड ऑफ, अब देखो ट्राई करना है कि जो भी आप क्वेश्चन, एक्सट्रीम चीजें नहीं करनी। अगर टेररिज्म से रिलेटेड है तो आप ये नहीं कर सकते कि पाकिस्तान पे न्यूक्लियर बम गिरा दो, खत्म कर दो, नहीं। बैलेंस रखना है कि वी नीड टू इंश्योर कि हमारे कंट्री को प्रोटेक्ट रहे और हमारे नेशनल इंटरेस्ट में कि पाकिस्तान को ये एक्शंस लेने हैं, राइट। प्रिफर क्वालिटी ओवर एक्सेसिव पॉइंट काउंट, अब जैसे ये
10 पॉइंट लिख दिया आपने, सारे जेनरिक हैं, वेग पॉइंट्स लिखे हैं, उससे बेटर है आप 6 ही पॉइंट लिखो, बट स्पेसिफिक पॉइंट्स लिखो, क्वालिटी पॉइंट्स लिखो। और पॉइंट्स में भी आप प्रायोरिटी वाइज लिखोगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो ट्राई करोगे कि पहले लिखना। और रेलिवेंट डायमेंशंस पे फोकस करो, ऐसा नहीं है कि सिमिलर डायमेंशन, जैसे एक हमने पेपर चेक किया तो उसमें कंपैशन भी लिखा हुआ है और सिंपैथी भी लिखी हुई है, तो सिमिलर पॉइंट्स को अवॉइड करो। नेक्स्ट, जेनरिक पॉइंट, जैसे आप गवर्नमेंट शुड इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर है, अब उसमें आप उसके बदले आप ये लिखो कि कोल्ड स्टोरेज नेटवर्क को लेकर आना चाहिए, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, वेयर हाउस, रिसिट फाइनेंसिंग को लेकर आना चाहिए, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को कम करना चाहिए, डिस्ट्रेस सेल्स को कम करना चाहिए। फिर आप प्रमोट क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर है, अब उसमें आप ये लिख सकते हो कि ड्राउट रेसिस्टेंट सीड्स होने चाहिए, डिस्ट्रिक्ट क्लाइमेट एडवाइजरीज होनी चाहिए, माइक्रो इरिगेशन पे फोकस करना चाहिए, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, वेदर इंडेक्स इंश्योरेंस। लेकिन ये सब सेकेंड स्टेज है। अब आप ऐसा स्ट्रेस ले लो कि भाई मेरे को तो ये आता ही नहीं है, क्या होगा, ये वो स्टेज है कि आपको 100 से अगर 120 पे पहुंचना है तो क्या करना है। 100 वाला तो आपको सेम वही है कि आपको डिमांड समझना है, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, जो पूछा है वो लिखना है, 100 और पे। इसमें भी ये है कि सी, ये एक तरह से परफेक्शन हुआ, जो हम आपको चीजें बता रहे हैं वो हुआ परफेक्शन, लेकिन आपको उसके तरफ जाना है, मतलब यू आर ट्राइंग टू अचीव दिस। जैसे आप लोगों ने अगर 11th 12th में मैथमेटिक्स पढ़ी होगी, तो यू वुड हैव सीन कि उधर होता था कि लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो। तो यहाँ लिमिट एक्सटेंड्स टू आपका, या कोई जो है, ये आपका जो परफॉर्मेंस है वो इस तरफ जा रहा है। तो उसमें आप ट्राई करोगे। अब मान लो आपने 20 में से 5 क्वेश्चन में, 6 क्वेश्चन में भी इस तरह का चीज कर लिया, जितनी चीजें हमने बताई, आपके नंबर बढ़ जाएंगे काफी। हर क्वेश्चन में एक एक 1.5 नंबर बढ़ जाएगा, 10 नंबर बढ़ गया पेपर में आपका। इस तरीके से आपको करना है, तो ट्राई करना है, हर क्वेश्चन में नहीं आएगा कि जहां तक हो सके। जैसे अब हर जेनरिक पॉइंट के साथ डेटा फैट ये डाल दिया तो आपका स्पेसिफिक बन गया, लेकिन तब भी ऐसा होगा, अगर आपने 8 पॉइंट लिखे शायद 5 ही में आएगा, कोई बात नहीं, लेकिन 5 में तो आया। दैट शुड बी योर गोल। ओके, ठीक है, देन ये आप बस जीस्ट है इसका। सो वी कैन नाउ रैप इट अप। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, या हम ये पीडीएफ आपको शेयर कर ही देंगे आप लोगों को, ठीक है? बस इसको फॉलो करो। ओके, एनी क्वेश्चंस? अगर क्वेश्चंस नहीं है तो थैंक यू। प्लीज फॉलो करो चीजों को। देखो कितना भी पढ़ लो, कितनी भी चीजें कर लो, कितने भी सजेशंस ले लो, सब धरा का धरा रह जाएगा अगर वहां इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। सारे ज्ञान का यूज क्या है? जब आपने उसको इम्प्लीमेंट किया, आपको चीजें मिली, आपने उसे अपने पेपर में, अपनी कॉपी में इम्प्लीमेंट किया, तब आपका स्कोर, अगर GS3 के टर्म में ही बोले, तब आपका स्कोर अगर यहाँ है, लेट्स से 60 पे है, तब आपका स्कोर इंक्रीज करके 100 पहुंचेगा, यहाँ से राइज करेगा। तो यहाँ सारा की क्या है? इम्प्लीमेंटेशन। मतलब आपने फीडबैक को, बातों को, सजेशंस को समझ तो लिया, कि उस इम्प्लीमेंटेशन को कॉपी पे रिप्रोड्यूस नहीं किया। रिप्रोड्यूस नहीं का नंबर नहीं मिलेगा। आप अभी भी घूम फिर के वापस वहीं के वहीं, क्यों? सभी के अंदर इनर्शिया होता है कि वापस पहुंच हम उसी तरीके पे जाएंगे जो हम पूरी जिंदगी फॉलो करते हैं, उसी ढर्रे पे चले गए, नंबर नहीं आएंगे। जो चीजें बताई हैं, बार बार हम बोल रहे हैं कि वैल्यू एडिशन कोड, जैसे कमिटीज की कमिटी रट लो, कमिटी पता होना चाहिए कि 5G पे कौन सी कमिटी है, AI पे कौन सी कमिटी है। वो आपके आंसर में आएगा, नंबर मिलेगा। जेनरिक नंबर अगर आप लिखोगे तो वही 60-70 नंबर आएंगे इकोनॉमी में, GS1 में फिर आपके वही 80-85 आएंगे। लेकिन आप फॉलो सजेशन चीजों को फॉलो करोगे, तो आप 100, 100 प्लस, 110, 120 का स्कोर करोगे, 400, 450 स्कोर आएगा और सिलेक्शन होगा। सो की ये है कि चीजें सुनो और उसको फॉलो करो, ठीक है? सो ऑन दैट नोट, स्टडी वेल। ओके, गुड नाइट एवरीवन।